हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हमने जो है ऑलरेडी 2 वीडियो देख लिए हैं, जिसमें इस्लाम का उदय, अरबों का आक्रमण, और एक वीडियो में हमने देखा था महमूद गजनवी के बारे में। और अब देखने जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जो कि एक कह सकते तुर्क आक्रमण करता था, जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। और इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि क्वेश्चन मोहम्मद गोरी से बने ही हैं, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मोहम्मद गोरी से, वो सारे क्वेश्चन जो हैं, वो सारे कंटेंट जो है मैं आपको आज बताने वाला हूं बच्चों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे शासक की कि जो दिल्ली सल्तनत के उदय के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अगर हम इस शासक के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे उत्तर भारत के, या कह सकते हैं कि भारत के जो राजा थे, जो कि इसको रोक सकते थे, रोकने में नाकामयाब किस तरह से होते हैं, उनकी किस प्रकार से नीतियां जो है मोहम्मद गोरी के सामने फेल हो जाती हैं। ऐसा नहीं था कि मोहम्मद गोरी बहुत बड़ा ताकतवर था। मोहम्मद गोरी जो है भारत में बहुत बार हार चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कहीं ना कहीं भारतीय राजाओं का जो एक अपना प्रभुत्व था, उस प्रभुत्व का इन्होंने लाभ उठाया, और लाभ उठा करके पूरे के पूरे उत्तर भारत, या कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की नींव रखने का काम करते हैं बच्चों। तो आइए आज देखते हैं इसके बारे में। मैंने आपको इससे पहले गजनी साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था, और आपको मैं बता दूं कि जब गजनी साम्राज्य जो था, गजनी साम्राज्य के एक छोटे से भाग पे बच्चों गौर हुआ करता था बच्चों, ठीक है ना। गौर एक जगह था, गजनी का ही छोटा सा प्रांत था, और उसमें जो है बच्चों वहाँ का जो शासक था गौर का, 1173 में शहाबुद्दीन, याद रखिएगा मोहम्मद गोरी का जो नाम है 2-3 नामों से वो जाना जाता है। पहला नाम है बच्चों शहाबुद्दीन, दूसरा कह सकते हैं कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। एक है शहाबुद्दीन के नाम से इसको जानते थे, उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है बच्चों। कब बैठता है? 1173 ईस्वी में गौर का शासक बनता है, और गौर जो है वो गजनी का एक छोटा सा जो है प्रांत था, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी जब गद्दी पे बैठता है गौर के, तो वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, और साम्राज्य के विस्तार करने के चक्कर में वो भारत की तरफ मुड़ता है, और सबसे पहला आक्रमण जो है उसने 1175 में मुल्तान पे करता है बच्चों। 1175 के अंदर जब मुल्तान पे आक्रमण करता है और मुल्तान को वो कब्जे में ले लेता है अपने। अब मुल्तान के आगे वो फिर बढ़ने का प्रयास करता है, और बढ़ते हुए वो 1178 में गुजरात पर आक्रमण कर देता है बच्चों। 1178 के अंदर गुजरात पे आक्रमण करता है, लेकिन गुजरात में एक पाटन जगह थी बच्चों। पाटन का जो सोलंकी वंश के जो शासक थे भीम द्वितीय, याद रखिएगा सोलंकी वंश का शासक भीम द्वितीय, आबू पर्वत क्या है, कहाँ पे है? अरावली पर्वत श्रेणी आप जानते होंगे बच्चों, वहीं पे जो है आबू पर्वत है। और उसी के पास भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी के अंदर गुजरात पाटन के अंदर बच्चों बहुत ही बुरी तरह से हराया था मोहम्मद गोरी को। और एक बात याद रखिएगा कि मोहम्मद गोरी की ये पहली सबसे बड़ी पराजय थी। और आप ये भी ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था महमूद गजनवी के बारे में, तो उसने भीम प्रथम को हराया था। याद रखिएगा भीम प्रथम को उसने हराया था गुजरात के अंदर। कल वाले सेशन मैंने आपको बताया था। उसी सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था, जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था बच्चों। याद रहेगा मोहम्मद गोरी को हराया था किसने? भीम द्वितीय ने, आबू पर्वत के सामने। और एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी हार थी मोहम्मद गोरी की। इसलिए मैं कहता हूं कि मोहम्मद गोरी बहुत ताकतवर नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ कुछ नीतियां जो थीं, उन नीतियों के कारण जो है ये हमसे जीत पाया बच्चों, ठीक है ना। फिर अगर आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि फिर ये पीछे हट जाता है, और पीछे हटने के बाद फिर भी ये मानता नहीं है, और अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करते रहता है, और जितने उस समय छोटे छोटे राज्य थे उनको जीतता चला जाता है। आप देखेंगे पेशावर को ये जीत लेता है 1179 ईस्वी के अंदर। और आप याद रखेंगे कि पेशावर के आसपास का जो जगह था उस पर जयपाल का शासन था बच्चों।
वही जयपाल जो मोहम्मद गजनवी जिसको मोहम्मद गजनवी ने हराया था बच्चों, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी ने हराया था, वो पेशावर के आसपास के क्षेत्र पे वो शाही वंश का शासन करता था जयपाल। और यहाँ पे वापस से जो है पेशावर के अंदर जो है शहाबुद्दीन या मोहम्मद गोरी कह सकते हैं 1179 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। अब फिर जो है वो ये सोचता है कि पहले छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया जाए, जीतने के बाद जो उनसे रेवेन्यू, उनसे जो राजस्व प्राप्त होगा, जो लूट का धन हमें प्राप्त होगा, उस धन से जुटा करके वो फिर से क्या करेगा, भारत पे आक्रमण करेगा। उसकी ये नीति थी बच्चों। इसलिए वो अपने युद्ध अभियान को रोकता नहीं है, बल्कि छोटे छोटे राज्यों को वो जीतता जाता है। और उसी क्रम में था बच्चों 1185 ईस्वी में गोरी ने सियालकोट को जीतता है बच्चों, ठीक है ना। गोरी ने सियालकोट को 1185 ईस्वी में जीत जाता है। अब याद रखिएगा 1185 के बाद जो है वो वापस से लाहौर पे आक्रमण करता है, ठीक है ना। 1181 के अंदर जो है बच्चों वो लाहौर के ऊपर आक्रमण करता है। इसके मतलब आप ये सोच लीजिए कि एक बार वो हार चुका था जब उसने उत्तर भारत के अंदर जब कदम रखा था, पश्चिम भारत में जब वो एंटर किया बच्चों। और पश्चिम भारत में एंटर कहाँ से करता है, राजस्थान के बलुई इलाके से होते हुए वो पहुँचता है गुजरात में, और भीमदूती के द्वारा वो हार जाता है। जब वो भीमदूती के द्वारा हारता है तब उसको समझ में आ जाता है कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में घुसने के लिए हमें अभी और मेहनत करना पड़ेगा, और हमारे पास सेना होनी चाहिए, और सेना और होने के लिए उसके पास धन होने चाहिए। इसलिए वो पहले छोटे छोटे राज्यों को हराता है, कब्जा करता है, लूट का धन इकट्ठा करता है, और उसके बाद एक बड़ी सेना तैयार करता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 1186 तक लाहौर पे भी आक्रमण कर चुका था। मतलब भारत के आसपास के जितने राज्य थे बच्चों, उन पे वो आक्रमण करके उसने उसको जीत लिया था। और इन्होंने अपना जो मुख्य ठिकाना बनाया वो पंजाब के अंदर बनाया था बच्चों, याद रखिएगा इस चीज़ को। अपना मुख्य ठिकाना पंजाब के ऊपर बनाया था, और पंजाब से ही शासन को कंट्रोल करते थे बच्चों। अब आगे जब चलेंगे, जब इतने सारे राज्यों को वो जीत लेता है तो उसके अंदर एक फिर से कॉन्फिडेंस बन के आता है। अब वो गुजरात पे हमला नहीं करता है बच्चों। उस समय जो है अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पे चौहानों का शासन था, और मेन दिल्ली में कहें तो तोमरों का शासन था बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है जो चौहानों का शासन था, और चौहानों के शासन में सबसे प्रतापी जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान शासन करते थे बच्चों। और इसने सोचा कि अब जो है हम गुजरात पे हमला न करके अब हम घुसेंगे दूसरे साइड से, ठीक है ना। अब ये अजमेर वाली साइड से जो है बच्चों, पंजाब से जो अजमेर वाली जो रास्ता है उसमें ये घुसता, ये सोचता है कि अब जो है धीरे से हम जो है अंदर की तरफ चल देंगे। लेकिन इसको पता नहीं था कि चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान इसका मार्ग रोक देंगे, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है बच्चों। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो है पंजाब से कह सकते हैं कि पंजाब और अजमेर के आसपास होता है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे जो तराइन का युद्ध हुआ, इस युद्ध ने एक निर्णायक भूमिका निभाई, और इस निर्णायक भूमिका के कारण जो है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी पे मतलब भारी पड़ जाते हैं और दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब मोहम्मद गोरी यहाँ से भागता जरूर है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसका पीछा नहीं किया। अगर वो चाहते तो दौड़ा करके इसका हत्या कर सकते थे। अगर वो हत्या कर देते वहीं पे, तो फिर दिल्ली सल्तनत नामक जो चीज़ थी वो शायद हमें पढ़ने को नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए भारतीय परंपराएं जो रहा करी हैं बच्चों, आप रामायण से पढ़ते हुए या महाभारत पढ़ते हुए अगर आप आएंगे तो देखेंगे बहुत सारे जो योद्धा हैं वो भागते हुए योद्धाओं पे कभी हमला नहीं करते हैं। और यही कारण था पृथ्वीराज चौहान का कि कायर पे कभी हमला नहीं करना चाहिए, जो भाग रहा है उस पर कभी हमला नहीं करना चाहिए, कि इन्होंने छोड़ दिया। और यहाँ पे इनके पास एक और कारण था, ये वापस दोबारा युद्ध कर सकते थे, लेकिन ये वापस युद्ध इसलिए भी नहीं किए बच्चों, ये सोचे कि वो पंजाब तक ही सीमित रह जाएगा, अब जो है पंजाब के आगे नहीं आएगा, और ये कह रहे कि पंजाब तक ही वो खुश रहेगा। लेकिन मोहम्मद गोरी केवल पंजाब तक खुश नहीं रहा बच्चों। शहाबुद्दीन या आप कह सकते हैं कि मुइजुद्दीन जो मोहम्मद गोरी था वो केवल पंजाब तक चुप नहीं रह सकता था। अब उसको ये चीज़ें पता चल गई थी कि अगर इनको हराना है तो कहीं ना कहीं कूटनीति शक्तियाँ हमको लगाना पड़ेगा। अब वो कूटनीति शक्तियाँ क्या लगाता है बच्चों, वो लगाता है कि आप याद करिएगा कि कन्नौज के ऊपर गढ़वालों का शासन था, और गढ़वालों का एक प्रतापी राजा जयचंद हुआ करता था बच्चों। उसने जयचंद को जो है
अपने पक्ष में ले लिया, ठीक है ना। जयचंद को आप कह सकते हैं अपने पक्ष में ले लिया। जयचंद भी इस चक्कर में था कि मोहम्मद गोरी आक्रमण करके चला जाएगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे, उनका राज्य भी मैं कब्जा कर लूँगा। पहला कारण ये था। दूसरा कारण ये था, कहानियों में बताया जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो एक किताब लिखी गई है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा, उसमें एक कहानी गढ़ा गया कि जयचंद की जो बहन थी उसके साथ जो है इनका विवाह हो गया था, वो भी भगा करके इन्होंने विवाह किया था पृथ्वीराज चौहान ने, जिसकी वजह से जयचंद इनसे नाराज चल रहा था बच्चों, ठीक है ना। तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया मोहम्मद गोरी ने, और जब जो है दूसरा युद्ध करने आता है 1192 के अंदर, 1 साल के अंदर बच्चों, ठीक है ना, अगले साल ही जो है 1191 के अगले साल ही 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। फिर वहीं पे वो सेनाएं मिलती हैं। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के सारे राजाओं को इकट्ठा किया और उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन सबसे बड़ी सेना जो उस समय अलग हो गई जयचंद की थी, जो कि कन्नौज पे शासन करता था और गहरवाल वंश का था बच्चों, ठीक है ना। अब जयचंद के अलग हो जाने के कारण जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय तराइन युद्ध के अंदर जो है बच्चों, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पहले में किसकी हार होती है? मोहम्मद गोरी की, और पृथ्वीराज जीत जाते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया दूसरे तराइन के युद्ध में 1192 में क्या होता है, गोरी जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान को हरा करके बच्चों, पृथ्वीराज चौहान को हरा करके गोरी जीत जाता है। अब यहाँ पे एक बात और समझना है आपको, जब गोरी जीत जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो अजमेर है और दिल्ली के आसपास का जो इलाका है वो मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में आ जाता है, उसके अधीन आ जाता है। और जो तोमर शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली के ऊपर, उन तोमरों की शक्ति को भी इसने क्षय कर दिया। और उसके बाद 1193 के अंदर दिल्ली गोरी के राज्य की प्रथम राजधानी बन जाती है, ठीक है ना। मतलब भारत में जो मोहम्मद गोरी था उसके राज्य की जो राजधानी बनती है वो दिल्ली बन जाती है बच्चों। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, अगला चीज़ है चंदावर का युद्ध। यहाँ पे 3 युद्ध जो मैंने आपको बताए हैं बच्चों ना, वो बार बार आपसे एग्जामों में पूछे गए हैं। चंदावर का युद्ध, और ये चंदावर का युद्ध वही राजा था जिसने पृथ्वीराज चौहान से क्या किया था। जब पृथ्वीराज चौहान ने उसे आह्वान किया था, आइए हम लोग मिल करके लड़ते हैं, मोहम्मद गोरी को हराते हैं और इस बार उसको बड़ी मार मारेंगे दौड़ा दौड़ा करके, तो क्या हुआ, यहाँ पे जयचंद जो है पीछे हट जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब जयचंद के लिए खुद ये खतरा बन गया। अब जयचंद ने भी एक बहुत बड़ी सेना बनाई और क्या हुआ कि चंदावर के युद्ध में 1994 में वापस से ये लोग भिड़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। 1994 में ये वापस से भिड़ते हैं और वहाँ पे होता है चंदावर का युद्ध। यहाँ पे जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। जयचंद यहाँ पे पराजित होता है मोहम्मद गोरी से। लोग कहते हैं यहाँ पे कहानियों में या फिर बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जयचंद लगभग जीत चुका था, लेकिन एक तीर लगने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है और सारा का सारा जो खेल है वो चला जाता है मोहम्मद गोरी के पाले में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत ताकतवर नहीं था बच्चों। ताकतवर देखिए, भारत में जितने लोगों ने शासन किया है उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं कूटनीतिक चीज़ें लगाई हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं हमें ही आपस में लड़वा करके उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे साम्राज्य को, हमारे राज्य को जो है हमारे देश पे कब्जा किया है बच्चों। चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुग़ल काल हो, या फिर आप ब्रिटिश काल देखेंगे, ये सारे के सारे कालों में क्या है, हम आपस में लड़ते रहे और हमारी ये आपस की लड़ाई का उन्होंने फ़ायदा उठाया और हम पे उन्होंने राज करके चले गए यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। तो याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, जो कि इसका मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन याद रखिएगा कि 1196 में अजमेर के बच्चों एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय के स्थान पे जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जाता है बच्चों। किसके द्वारा बनाया नहीं जाता, आरंभ कराया जाता है, उसकी नींव रखी जाती है। बनवाता कौन है? ये तो जब मर जाता है बच्चों, तो इसके मरने के बाद जब ये 1206 में बच्चों ये मर जाता है, तो उसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा कौन कराता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने केवल नींव रखी थी, आरंभ केवल कराया था, याद रखिएगा।
तो 2.5 दिन के झोपड़ा का आरंभ किसने कराया था? तो आप क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से पूछेगा, बनवाया किसने था? तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन इसकी आधारशिला किसने रखी थी या फिर इसका आरंभ किसने कराया था? तो मोहम्मद गोरी हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। ये 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। बहुत सारे लड़के कुतुबुद्दीन ऐबक पे जाएंगे अगर वो पूछ लेगा कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने आरंभ कराया था, तो बहुत सारे लोगों का आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आरंभ किसने कराया था तो मोहम्मद गोरी ने, निर्माण पूरा किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ करके बनाया गया था। जब मोहम्मद गोरी जो है आगे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे वाराणसी की तरफ, जब वो बनारस की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारे मंदिरों का विनाश करता है। बहुत सारे मंदिरों के विनाश करने के बाद वो धीरे धीरे जो है बिहार की तरफ बढ़ता है और लगभग वो पूरे पूर्वी बिहार तक भी जो है अपना साम्राज्य फैला लेता है। ठीक है बच्चों, अब वो वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद वो फिर दोबारा आता है 1205 ईस्वी के अंदर। वो वापस चला जाता है गजनी, और गजनी से जब वो दोबारा 1205 ईस्वी के अंदर आता है तो चेनाब और झेलम नदी के बीच खोखरों से युद्ध होता है उसका। खोखर एक जनजाति थी बच्चों, ठीक है ना। इन खोखरों की वजह से क्या होता था कि इनको बहुत तकलीफ होती थी। ये खोखर बार बार जो है ना इनको बीच रास्ते में लूट लिया करते थे। जब भी वहाँ से कोई व्यापारी आया करता था या जाया करता था तो ये खोखर उन्हें लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी ने इनके ऊपर एक अभियान चलाया बच्चों। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको भी नुकसान पहुंचाने वाला पैदा हो जाता है, ठीक है ना। आप अगर लोगों को हराते चलोगे, लोगों से युद्ध करते चलोगे तो एक न एक दिन आपका भी वही हश्र होता है। और यही हश्र होता है इसका भी 15 मार्च 1206 ईस्वी के अंदर, जब मोहम्मद गोरी जो है नमाज़ पढ़ रहा होता है, तभी खोखर जनजातियों की कुछ सेनाएं घेर लेती हैं इसको और इसको क्या करती हैं, इसकी गर्दन काट देते हैं, इसका मृत्यु कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो खोखरों के द्वारा, खोखर जनजातियों के द्वारा जो है इसकी मृत्यु जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो जाता है बच्चों, ठीक है। और यहीं से जो है जब ये मर जाता है तो मरने के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है, इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो कि गुलाम वंश की स्थापना करता है उत्तर भारत के अंदर बच्चों, ठीक है ना। अब जो है हम अगले वीडियो में जो है अब स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश से मोहम्मद गोरी तक। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन बेटा हमने बता दिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है मोहम्मद गोरी से, तो इतना जो है आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।